हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह। और आज हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे, यानी कि सीसी जो हम पढ़ रहे थे। सीसी का जो पहला पार्ट है, यानी कि पहली क्लास है, आपको कल मिल गई है। और जितनी भी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितनी भी चीज़ें एग्ज़ाम से हमारे एग्ज़ाम का जो आ रहा है, यानी कि KVS NVS की जो तैयारी कर रहे हैं, और DSSS के बाद एग्ज़ाम है उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, और फिर हमारा KVS का एग्ज़ाम आ जाएगा। तो जितनी भी हम तैयारी कर रहे हैं उसमें अकॉर्डिंग, यानी उसके अकॉर्डिंग आपको जो क्लासेस मिल रही हैं वो अप्रोप्रिएट है। उससे ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि उससे ज़्यादा पढ़ोगे तो आप समय व्यर्थ करोगे, और समय व्यर्थ हमारे करना नहीं है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय है। जितनी भी चीज़ें थी, यानी कि सीसी के एडिशन कब कब बने और ये सब चीज़ें पूछी जाती है, तो वो मैंने आपको बता दिया था। और इससे पहले आपको DDC बता दिया, यानी कि DDC की 2 क्लास में आपको कंप्लीट करा दिया। अब है सीसी की पहली क्लास आपने कल देख ली, और दूसरी क्लास आज आप देख लेंगे। तो इससे आपको जो चीज़ें हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं सीसी के इम्पोर्टेंट चीज़। तो सीसी के जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट वो क्या है, देखिए। सबसे पहला हमारा आता है सैद्धांतिक रूप से ज्ञान को 3 व्यापक रूप यानी व्यापक वर्गीकरण में विभाजित किया है। तो व्यापक वर्गीकरण कौन से? सामान्य, यानी कि जेड, छोटा जेड, यानी कि छोटा जेड, जिसे हम स्मॉल अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। ए बड़ा, प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। एम और जेड, मानवकृत एवं सामाजिक विज्ञान, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। तो 3 वर्गीकरण है ये। अब आते हैं आगे, चलिए आगे चलते हैं। इन व्यापक वर्गीकरणों को आंशिक व्यापक वर्ग में विभाजित किया है। तो आंशिक विभाजित में आपसे जो ये है वो सारी चीज़ें पूछी जाती। ए है प्राकृतिक विज्ञान, यानी नेचुरल साइंस। जेड है गणित, मैथमेटिक्स साइंस, यानी कि गणितीय विज्ञान। जेड है भौतिक साइंस, यानी फिजिकल साइंस। जी मतलब है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। जेड है मानवकृत एवं सामाजिक, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। जेड यानी कि ह्यूमैनिटीज। एक्स है साहित्य एवं भाषा, और ए के ऊपर इतना डॉट है। ये जितनी भी चीज़ें मैं खुद कह रहा हूँ, इस वीडियो को पॉज करिए और इसका स्क्रीनशॉट खींच लिए। नहीं तो आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है उसकी जो साइट है उसका रेफरेंस लेके पढ़ा रहा हूँ, यानी कि उसकी आपको बुक करनी है। ये है BLS 104, आप डाउनलोड करिए और खुद इसे नोट्स के रूप में रख लीजिए, क्योंकि पढ़ने के तौर पर आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा ही मिलेगा। या तो आपसे DDC का पूछ ले या फिर CC का पूछ ले, और नहीं पूछेगा तो 101% इंटरव्यू में आपको दिक्कत करना पड़ेगा। KVS और NVS में इंटरव्यू का सामना करना पड़ सकता है, भले ही DSSB में आपको इंटरव्यू का सामना ना करना पड़े। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करें? व्यापक मुख्य वर्गीकरण सम्मिलित तालिका को। तो इसमें आपको जो है मेन क्लास आपको पता होगा भाई, मेन क्लास क्या होती है, सबको पता है, अंक क्या होते हैं। जेड में क्या क्या है? सामान्य विज्ञान, यानी जनरल। 1 में क्या है? ज्ञान जगत, यानी कि यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज। 2 में क्या है? पुस्तकालय विज्ञान। ये कई बार पूछा गया है NVS और KVS में, आपसे यही पूछ लिया गया कि लाइब्रेरी साइंस। CC के अकॉर्डिंग उसका नंबर क्या है, तो आपको सीधे बता देना 2। 3 में क्या है? पुस्तक विज्ञान, यानी बुक साइंस। एक बच्चे ये कन्फ्यूजन कर देते हैं यहाँ पे, पुस्तकालय विज्ञान और पुस्तक विज्ञान में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, और 2 की जगह 3 लगा देते हैं, और 3 की जगह 2 लगा देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, लाइब्रेरी 2 में है, और बुक साइंस यानी लाइब्रेरी साइंस 2, और बुक साइंस है 3 में। ठीक है। 4 में क्या है? पत्रिका, यानी कि जनरल सारे। ए है फिर प्राकृतिक विज्ञान, यानी नेचुरल साइंस। जेड है गणितीय विज्ञान, यानी मैथमेटिकल साइंस। मैथमेटिकल साइंस और ए बड़ा और जेड। बी में क्या है? गणित, खाली बी आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए गणितीय विज्ञान किस में है, तो गणितीय विज्ञान है जेड, और खाली गणित यानी मैथमेटिक्स किस में है, तो वो है बी। इसमें ही बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं कि जब मैथ्स साइंस लिखा हुआ है तो मैथ साइंस जेड ही हो जाएगा या फिर बी हो जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए चलिए। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है जेड क्या है? भौतिकी विज्ञान, यानी फिजिकल साइंस। फिर आता है सी आता है भौतिक। जैसे आपको बता रहा हूँ, मैथ्स आया है, मैथमेटिकल साइंस है, मैथमेटिकल्स है,
यानी कि मैथ्स और मैथमेटिकल साइंस, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना। ऐसे ही भौतिक विज्ञान और भौतिकी में कन्फ्यूज़न है। फिजिकल साइंस एक फिजिक्स, दो अलग अलग चीज़ें। फिर आता है डी, डी में क्या है, इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग है। ई आ जाएगा केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान का हो जाएगा, रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, एफ आ रहा है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, एफ से टेक्नोलॉजी, जी से क्या आएगा, बायोलॉजी, एच से क्या आएगा, जियोलॉजी, एच एक्स से क्या आएगा, माइनिंग, आई से क्या आएगा, बॉटनी। ये पूछा गया है एक बार, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो माइनिंग किस में, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। जे से क्या आएगा, कृषि, कृषि भी पूछा गया तो कृषि का भी ध्यान रखें। कृषि शायद राजस्थान के कोई से पेपर में पूछा गया है या फिर इसरो के पेपर में कोई से पूछा गया, तो जे का ध्यान रखना। के है जूलॉजी, जूलॉजी है के से, ठीक है। के एक्स है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री का। एल क्या है, मेडिसिन है। एल एक्स है, ये जो एल एक्स, ये एल वाला है और एल एक्स, ये दोनों कौन से एग्जाम में पूछे गए थे, जो एम्स का लाइब्रेरी का एग्जाम हुआ था उसमें एल और एल एक्स पूछा गया था। तो एल क्या है, मेडिसिन, और एल एक्स क्या है, फार्मा, यानी कि औषधि विज्ञान, ठीक है। एम क्या है, उपयोगी कला, यानी कि अनयूज्ड यूजफुल आर्ट, ठीक है। डी क्या है, आध्यात्मिक अनुभव और ऐसे, यानी कि स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट ऑफ द मिस्ट, यानी कि स्पिरिचुअल जितने भी ज्ञान की बातें हैं वो सारी इसमें बताई गई। फिर आता है एम जेड, एम जेड क्या है, मानकृत एवं सामाजिक विज्ञान, यानी कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस आता है। फिर आता है एम जेड ए, फिर आता है मानकृत एम, यानी खाली ह्यूमैनिटीज। इन दोनों में कन्फ्यूजन मत हो, यानी कि एक तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट, जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं मैं अलग से बता रहा हूँ, उनको ध्यान से रखें। फिर आता है एन, एन आता है ललित कलाएं, यानी कि फाइन आर्ट। एन जेड आता है साहित्य एवं भाषा, लिटरेचर एंड लैंग्वेज। ओ आता है साहित्य यानी कि लैंग्वेज। देखिए एन जेड और ये आ गया, फिर आ गया ये दोनों इस तरह के, मतलब जो दो इस तरह अलग अलग चीज़ें हैं और वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है, वो आपको ध्यान रखनी है खासकर। फिर आता है पी, भाषा विज्ञान, यानी कि भाषा विज्ञान और भाषा अलग अलग चीज़ें। क्यू आता है धर्म का, ठीक है। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा डी, यानी कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, यानी कि आध्यात्मिक अनुभव और रहस्य, एक आता है आध्यात्मिक अनुभव। फिर आता है क्यू है धर्म, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। आर आता है दर्शन, यानी कि फिलॉसफी। एस आता है मनोविज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी। ए के ऊपर ही इतना डॉट आता है सामाजिक विज्ञान, सोशोलॉजी। टी है शिक्षा, यानी कि टी किसके लिए है, एजुकेशन के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, यू है भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी। वी है इतिहास, डब्ल्यू है पॉलिटिकल साइंस, एक्स है इकोनॉमिक्स, वाई है सोशोलॉजी और वाई एक्स है सोशल वर्क, और जेड है लॉ। तो ये जो चीज़ें हैं जो अभी हमने पढ़ी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप बुक को डाउनलोड कर लीजिए, इसको वीडियो को 10 बार देख लीजिए, या तो बुक को डाउनलोड कर लीजिए, वो भी अच्छी बात है, और वीडियो को 10 बार देखेंगे तो भी अच्छा है। भाई ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं आप लाइब्रेरियन बन जाएंगे तब भी इम्पोर्टेंट है, और अगर आप लाइब्रेरी की तैयारी करते हैं तब भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फिर आता है प्रमाणिक वर्गीकरण, यानी कि प्रमाणिक वर्गीकरण जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बी है गणित है, तो आपको गणित के अंदर वर्गीकरण कैसा होता है, B1 हो गया अंक गणित, B2 हो गया बीज गणित, B3 विश्लेषण एनालाइजेशन, B4 हो गया अन्य विधियाँ, B5 हो गया, यानी कि इस तरह से जो आप वर्गीकरण करें, कोई भी जैसे कोई भी उठा लीजिए, जैसे हमने जेड उठा लिया, तो अगर आपको मान लीजिए इंडियन लॉ है, इंडियन लॉ बाय, या फिर इन मान लीजिए इन 1857 है, तो अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो इंडियन लॉ है, पहले तो लॉ की श्रेणी में डाल दीजिए उसे। फिर आता है इंडिया का जो नंबर है उसमें डाल दीजिए, या फिर इंडियन लॉ हो जाएगा ये।
यानी कि इस तरह से नंबर डालते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा जब आपने लाइब्रेरी साइंस करोगे। जैसे ये C2 है, सीधे 2 क्या हो गया, पदार्थ है, गुणवत्ता, ये सारे आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको, ललित कला है, साहित्य एवं कला, ये इतनी डीपली आपसे चीज़ें नहीं पता करेगा, ठीक है। ये जब चीज़ें आ जाएंगी तो आपको ये चैप्टर में सारी चीज़ें बताएगी। फिर आता है हमारा, चलिए ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा चलते हैं। देखिए फिर आती है पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेसिंग, टाइमिंग, यानी PMES, ठीक है। PMEST का मतलब ये है कि P का क्या है, कॉलम, M का मतलब क्या है, सेमी कोलन, E का क्या है, कोलन, E का क्या, S का क्या है, डॉट, और T का क्या है, यानी टाइम का क्या है, सेमी कोलन। तो इसे बिल्कुल याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, लाख बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि जितने भी एग्ज़ाम, अगर 1000 एग्ज़ाम हुए लाइब्रेरी साइंस के, 1000 में से 900 में ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। और क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि पर्सनैलिटी का सिंबल क्या है, तो पर्सनैलिटी का आपको बताना है कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से आपसे ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो और फुल फॉर्म भी पूछी गई, एक बार फुल फॉर्म पूछी गई थी PMEST की फुल फॉर्म में। तो P की फुल फॉर्म, यानी P किस चीज़ को डिनोट करता है, तो वो है पर्सनैलिटी। या फिर आपसे पूछा जाए E किसको डिनोट करता है, तो वो है एनर्जी। S किसको डिनोट करता है, स्पेस, और T किसको डिनोट करता है, टाइम, M किसको डिनोट करता है, मैटर को। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये जो हमारी चीज़ें काम की चीज़ें, जितनी भी आपको काम की चीज़ें बता रहा हूँ वही काम की चीज़ें, नहीं तो फालतू की चीज़ें हमें पढ़नी नहीं है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, और टाइम वेस्ट करके हमें कोई 30 मार्क का नहीं बनना है, ठीक है। टाइम वेस्ट करोगे यहाँ दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए जैसे आपको एक नंबर बताया, तो ये वैसे आपने पढ़े हुए हैं, जिसके लाइब्रेरी साइंस है ये, तो लाइब्रेरी साइंस को आपने 2 में डाल दिया। फिर आता है यूनिवर्सल लाइब्रेरी साइंस। यूनिवर्सल साइंस का 2, 3, 4, यानी कि फिर आता है थेसिस ऑफ यूनिवर्सल लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी साइंस का यूनिवर्सल लाइब्रेरी साइंस कितना हो गया, और थेसिस का इतना हो गया। सेकंड बुक हो गया, तो ये हो गया। इस तरह से नंबर आपको बढ़ते चल जाएंगे। एक आपको किसका दिखा देता हूँ मैं, टाइम का दिखा देता हूँ। स्पेस और टाइम का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सारे एनर्जी के क्वेश्चन नहीं। ये आ गया सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि स्पेस का क्वेश्चन। तो आगे जैसे हम पढ़ रहे थे इंडियन लॉ, अगर आपसे इंडियन लॉ के जेड था लॉ का, फिर आते हैं इंडिया का 44 नंबर है। तो इंडिया का 44 नंबर है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जैसे हिस्ट्री का V है और किसका 44 है इंडिया का, तो क्या हो जाएगा Z44। और एक आपको DDC में पता होना चाहिए कि इंडिया का नंबर क्या है। तो ये भी मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताएगा, वैसे मैं एक बार आपको कंफर्म कर देता हूँ 40 से रिलेटेड है, क्योंकि भाई इतना तो आपको पता होना चाहिए DDC में इंडिया का नंबर क्या है। CC में आपको चलो बता दिया मैंने कि 44 है। 3, 4 के याद रखना, एक इंडिया का याद रख लेना, क्योंकि इंडिया का ज़्यादातर पूछा जाता है, ब्रिटेन का याद रख लेना, अमेरिका का याद रख लेना। ये जो चीज़ें हैं आसपास की, इनसे पूछा जाता है। फिर आएगा जैसे आप NVS का को छोड़कर अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी करें, स्टेट में जैसे ये क्वेश्चन है, ये राजस्थान का क्वेश्चन मान के चलिए, एडल्ट एजुकेशन इन राजस्थान। तो भाई एडल्ट एजुकेशन किस में आ जाएगा, इसमें। फिर आएगा राजस्थान का, इसमें इंडिया में, इंडिया का कोड है 44 और राजस्थान का कोड क्या है 37। तो 44 × 37 ये आ जाएगा कोड। ये तो हो गया राजस्थान का, ठीक है। और एडल्ट एजुकेशन का क्या है, ये है। तो इस तरह से हम कोड निकालते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। खासकर मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, इंडिया का कोड याद रखना, अमेरिका का कोड याद रखना, ब्रिटेन का कोड याद रखना। इस तरह के जो कोड है आसपास की कंट्री के कोड याद रख लेना। एक बार श्रीलंका का कोड पूछा गया था, तो इसलिए ये भी याद रखना। फिर आती है टाइम की बात। टाइम के कोड क्या है, टाइम के कोड आपको पता होना चाहिए भाई। M का मतलब, देखिए M का मतलब है 1900 की सदी, यानी कि 1900 आपको पता ही 1800 से लेकर 1899 तक, यानी कि 1900 नहीं आएगा। जैसे हम इस स्टैटिक्स में 99 तक लेते हैं और 900 अलग उसमें चलता है, तो 20वीं सदी में चल जाएगा। N का मतलब है 20वीं सदी, यानी कि जिससे आपसे पूछा जाए इंडियन, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, इंडियन लॉ
इन 1857 था। तो हमारा इंडियन लॉ का क्या था, Z44, और लॉ कौन सा सन चल रहा है, 18 और M। तो M के बाद अब आपको बताना है कॉलम कैसे लगे, तो ये आपको अभी सेक्शन में बता देंगे। जैसे ये दे रखा है Z44 डॉट, ये आएगा इस तरह, सॉरी इस तरह। तो ये नंबर बनेगा इसका, यानी कि नंबर आपको बनाने आने चाहिए। ये तभी सीख सकते हैं जब आप लाइब्रेरी में काम करें। चलिए फिर आगे देखते हैं। M80 यानी M88 क्या है, यानी इस तरह का है। जैसे इस तरह लिखे जाते हैं, आप नंबर देखने के लिए मिलेंगे। N आएगा, N किसके लिए है, N47। यानी जैसे आपको ये बताना है, अब आपको नंबर देते हैं। जैसे सेंचुरी का नंबर मैंने बता दिया। अब हमारा था इंडियन लॉ, यानी कि हमारा क्या था, इंडियन लॉ इन 1857। तो M क्या हो जाएगा, M57 और Z44, इस तरह नंबर बन जाएंगे। तो इस तरह ऐसे ये नंबर बनता है। अब आपको मुझे ये कंप्लीट करके बताना है कि ये नंबर में क्या चीज़ की कमी है और कौन कौन सी इसमें कॉमा लगेंगे, ब्रैकेट लगेंगे, डॉट लगेंगे, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, N7 यानी कि विंटर, N5 ऑटोमन, और इस तरह से नंबर ये है बीच में। यानी कि जब आपको मिलेगी 1947 से लेकर इतने तक की, जैसे अब आएगा 1918 से लेकर 1920 तक आएगा, तो आपको N यानी N का है, N है, आपको पता चल गया 20वीं सदी का। तो N का हो जाएगा, N हो जाएगा सबसे पहले 19 लिखा जाएगा और एरो कर दिया जाएगा इसकी तरफ, और फिर आएगा N18। तो इस तरह से नंबर लिखे जाएंगे। फिर आएगा N17, जैसे बिफोर 17, इस तरह से आ जाएगा। आफ्टर, ये नंबरिंग यानी कि ईयर का भी ध्यान रखें, खासकर ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हल्के मत लीजिए क्वेश्चन को, कोई भी लाइब्रेरी का जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन सारे ही इम्पोर्टेंट है। उदाहरण आप एक आधे देख लिया और मैंने एक उदाहरण आपको बता भी दिया। कंप्लीट करना है इंडियन, आपको मैं फिर बता रहा हूँ आपको कौन सा करना है, इंडियन लॉ इन 1857 का कोड मुझे बताना है। मैंने बता दिया था Z44 किसका है, Z44 और M57, इसमें कंप्लीट करके बताना है आपको। तो चलिए आपको बता दिया, प्रेमचंद आपको बता दिया, सीडोमी नेम आपको पता होना चाहिए, प्रेमचंद का नाम आपसे पूछा जाता है। तो स्पेसिंग टाइम और ये सब चीज़ें हो गई है हमारी। ये जो चीज़ें पूछी जाती है वो आपको मैंने बता दी है, ठीक है। ये आगे इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जो पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। जितना भी आपको इम्पोर्टेंट मिल रहा है वो आपको मैंने बता दिया है। तो खासकर अब कुछ नहीं बचा है। क्लास नंबर ऑफ टाइटल, ये सब चीज़ें हमारे पेपर में आने लायक नहीं है। 9 स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन, 9 स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन आपको भाई यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। कोई भी ये कहे कि 9 स्टेप कौन कौन से है, तो वो है रॉ टाइटल है, एक्सप्रेस टाइटल है, एनालाइज टाइटल है, ट्रांसफॉर्म टाइटल है, टाइटल ऑफ स्टैंडर्ड टर्म्स है, टाइटल इन इतना है। तो ये सब चीज़ें रॉ वेरिफिकेशन है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, पर यहाँ नहीं पूछी जाएगी। अगर इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में पूछी जाएंगी, और इंटरव्यू में इतनी खतरनाक क्वेश्चन नहीं पूछते, उनके वहाँ से टाइम नहीं रहता। वहाँ आपका बिहेवियर और जो आपके कपड़े हैं, एक तरह से पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी और लाइब्रेरी के बारे में आप कुछ भी जानते होंगे, तो ये है, ओवर स्मार्ट मत बनना वहाँ पर। ओवर स्मार्ट जो बनता है केवी और एनवीएस में, खासकर इंटरव्यू टाइम में, तो उसको ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में ही बाहर कर देते हैं। ओवर स्मार्ट मत बने, गद्दू से बन के चलिए, मतलब एक तरह से चीज़ें जानिए, चीज़ें बताइए भी, पर ये नहीं कि आप ओवर स्मार्ट बन के चलो कि हाँ मैं ही सब कुछ ज्ञाता हूँ। भाई ज्ञाता आपसे आगे बैठे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वो उसी फील्ड में भी है। 5 आदमी मिलेंगे, 3 से 4 आदमी, भाई एक तो प्रिंसिपल मिलेगा, ठीक है, 2 वाइस प्रिंसिपल मिल सकते हैं, या फिर एक प्रिंसिपल एक वाइस प्रिंसिपल मिलेगा, एक सब्जेक्ट का मिलेगा। और जब आप लाइब्रेरी में जाके उनको जब बताएंगे, यानी कि आपसे वो पूछेंगे कि आपको ये नंबर बनाना है,
आप बताइए किस तरह बनाएंगे। तो ये भी सब चीज़ें आएंगी। ठीक है बच्चों, जो ये सीसी का पार्ट था वो भी मैंने कवर करा दिया, यानी कि सीसी में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। फिर बचता है यूडीसी। यूडीसी भी आपको मैं कंप्लीट करा दूँगी, यानी कि यूडीसी में भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं और कोई चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट मुझे नहीं दिख रही, तो मैं आपको फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि 2 क्लास इनफ होती है सीसी और डीडीसी की। एज ए हमारे किसके लिए, हम नेट के लिए पढ़े तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने छोड़ दी भाई। KVS, NVS, DSSS के हिसाब से आपके लिए ये 2 क्लास इनफ है, यानी कि पूरी है। अब बचा हमारा लास्ट बचा है यूडीसी। यूडीसी आपको कल में मैं पढ़ा दूंगा, और आपका जो यूडीसी, डीडीसी और सीसी ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आएगा हमारा जो लाइब्रेरीज है, यानी कि लाइब्रेरी जैसे रंगनाथन के लाइब्रेरी है और जो पटना लाइब्रेरी है, ALA है, ये सब चीज़ें इनमें शॉर्ट में आपको एक दिन में वो भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और मैं भी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ और आपको भी इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।